हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण जो लर्निंग थ्योरीज हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, यानी अधिगम के जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं उसका अध्ययन मैं आप लोगों को आज की क्लास में एकदम शॉर्ट फॉर्म में करवाऊंगा और जिससे संबंधित कुछ क्वेश्चन कभी कभी सीटेट के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और अन्य टीचिंग एग्जाम में भी इनसे प्रश्न आते हैं। तो आइए चलिए देखा जाए कि ये अधिगम के जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए, अधिगम के सिद्धांतों में जो एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं वो देखिए थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो पूछा जाता है, उससे संबंधित स्किनर के सिद्धांत से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी कभी पावलोव के सिद्धांत से और कभी कभी कोहलर के सिद्धांत से। तो इन सारे सिद्धांतों का अध्ययन करने से पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं ये जो अधिगम के सिद्धांत हैं वो देखिए किस किस प्रकार के होते हैं। तो देखिए, अधिगम के जो सिद्धांत होते हैं उसमें देखिए जो कुछ सिद्धांत होते हैं उनको संज्ञानवादी सिद्धांत कहा जाता है और कुछ देखिए ये जो है कुछ सिद्धांत जो है संज्ञानवादी सिद्धांत हैं, कुछ सिद्धांत देखिए सामाजिक अधिगम सिद्धांत हैं, कुछ सिद्धांत देखिए क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत हैं, फिर देखिए ये शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है और व्यवहारवाद का सिद्धांत। तो इसको देखिए इस तरह से कई भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है और इसको अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अनेक प्रयोगों के द्वारा प्रमाणित करके दिखाया है। फिर देखिए इस जो मनोविज्ञान के प्रमुख सिद्धांत हैं उनको देखिए इस प्रकार से कुछ प्रमुख संप्रदायों में बांट के देखा जाता है। देखिए, मनोविज्ञान के संप्रदाय, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। देखिए, इसमें जो एक संप्रदाय है जिसको संरचनावाद या स्ट्रक्चरलिज्म कहा जाता है, इसकी देखिए शुरुआत 1879 ईस्वी में हुई थी। इसमें जो मुख्य प्रकरण है वो संवेदना यानी इमोशन के आधार पर है। इसमें जो विधि अपनाई गई देखिए अंतरदर्शन विधि का प्रयोग करके इस सिद्धांत को प्रमाणित किया गया। इस सिद्धांत के जो प्रमुख प्रवर्तक हैं देखिए विलियम वुंट तथा टिचनर को माना जाता है। उसी प्रकार देखिए दूसरा जो संप्रदाय है वो प्रकारवाद या फंक्शनलिज्म है। इसकी शुरुआत देखिए 1900 ईस्वी में हुई थी। यह इसका जो सबसे मुख्य प्रकरण है वो व्यवहार यानी अधिगम की जांच करना है। इसके लिए देखिए अंतरदर्शन निरीक्षण विधि का उपयोग किया गया था मनोवैज्ञानिकों के द्वारा और इसके जो प्रमुख प्रवर्तक है देखिए विलियम जेम्स, एजल और जॉन डेवी। उसी प्रकार देखिए जो व्यवहारवाद का सिद्धांत है बिहेवियरिज्म, इसकी शुरुआत देखिए 1912 ईस्वी में हुई थी। इसका जो मुख्य प्रकरण है देखिए व्यवहार का अध्ययन करना है और व्यवहार का अध्ययन यहाँ पर पशुओं के, जीव जंतुओं के व्यवहार से किया गया है। इसमें मनोवैज्ञानिकों ने इनके व्यवहारों का निरीक्षण करके प्रयोग किया और उसके बाद इस सिद्धांत को प्रमाणित किया। इस सिद्धांत के देखिए प्रमुख प्रवर्तन वाटसन है, पावलोव है, इसमें देखिए थॉर्नडाइक भी आते हैं, स्किनर भी आते हैं, हल आते हैं, गुथरी आते हैं। इस प्रकार से ये जो है जो मनोवैज्ञानिक इससे संबंधित है। फिर उसके बाद देखिए जो अगला है वो है मनोविश्लेषणवाद या साइको एनालिसिस। इसकी भी शुरुआत देखिए 1912 ईस्वी में हुई थी। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण प्रकरण है वो अवचेतन अवस्था को इसमें लिया गया है। इसमें जो विधि अपनाई गई है देखिए परीक्षा निरीक्षण विधि को अपनाया गया है। इस सिद्धांत के देखिए जो प्रमुख प्रवर्तक है जॉन फ्रायड और एडलर को माना जाता है। फिर उसी प्रकार देखिए गेस्टाल्टवाद या समग्रवाद सिद्धांत है। इसकी शुरुआत देखिए 1912 ईस्वी में हुई थी। इसमें जो महत्वपूर्ण प्रकरण अपनाया गया है वो प्रत्यक्षीकरण है, स्मरण है, अंतर्दृष्टि यानी सूझ का उपयोग किया गया है। इसमें जो प्रयोग की विधि अपनाई गई देखिए अंतरदर्शन निरीक्षण विधि का उपयोग किया गया है विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के ऊपर। इस सिद्धांत के देखिए प्रमुख प्रवर्तक है मैक्स वर्दीमर, कोहलर, कोफका और लेविन। तो इस प्रकार से देखिए ये मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय हैं और इससे संबंधित मनोविज्ञान। उसके बाद देखिए अब हम लोग जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो इनमें चार लोगों से ही संबंधित क्वेश्चंस आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें देखिए जो पहले हैं थॉर्नडाइक हैं, दूसरे पावलोव, तीसरे स्किनर और चौथे कोहलर। इन लोगों के द्वारा शिक्षण अधिगम के सिद्धांतों को दिया गया था और इन्हीं को हम लोग को शॉर्ट फॉर्म में आज की क्लास में अध्ययन करना है। देखिए इन चारों सिद्धांतों को अलग अलग दृष्टिकोण पर आधारित माना गया है और इन सिद्धांतों की अंत में हम लोग तुलना भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं थॉर्नडाइक का संबंधवादी सिद्धांत।
यानी थॉर्नडाइक्स कनेक्शनिज्म थ्योरी। देखिए यह सिद्धांत जो है, इसमें सबसे जो प्रमुख विचार लिया गया है इनके द्वारा वो है अधिगम, प्रयास और त्रुटि। यानी इसमें इन्होंने बताया है कि बच्चों के अंदर जो अधिगम होता है वह प्रयास एवं त्रुटि के माध्यम से होता है, यानी ट्रायल एंड एरर। इस सिद्धांत को देखिए रिडक्शन इन एरर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। रिडक्शन इन एरर का मतलब होता है प्रयासों में त्रुटियों में कमी, यानी त्रुटियों में कमी का सिद्धांत या प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। इस सिद्धांत का देखिए सबसे जो केंद्र बिंदु है प्रमुख, वो है अनुबंधन, एसोसिएशन। यानी अनुबंधन के माध्यम से जो बच्चे होते हैं वो विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को सीखते हैं, और उस अनुबंधन में देखिए प्रतिक्रिया और उत्तेजना के बीच में संबंध होता है, यानी एक्साइटमेंट और उनके बीच में जो रिएक्शन होता है उसी के बीच में प्रतिक्रिया होती है, उसी के बीच में जो है रिलेशन स्थापित होता है, जिसकी वजह से बच्चे उस वस्तु के प्रति अपना जो है क्रिया करते हैं। देखिए इसमें उन्होंने प्रयोग देखिए किया था, बिल्लियों को पिंजरे में बंद करके और उस पर अध्ययन किया और देखा कि किस प्रकार से वो अनुबंधन के माध्यम से क्रिया और प्रतिक्रिया करती है। देखिए इस अधिगम के नियम को इन्होंने देखिए 3 मुख्य भागों में बांटकर दिया है। देखिए 3 मुख्य नियम है, जिसमें देखिए इन्होंने प्रभाव का नियम यानी लॉ ऑफ इफेक्ट बताया है, दूसरा इन्होंने अभ्यास का नियम बताया है, और तीसरा तैयारी का नियम। इसको देखिए दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता है कि किसी कार्य को करने के लिए हमको सबसे पहले तैयार रहना होगा, उसके बाद हमको उस कार्य का अभ्यास करना होगा, और अभ्यास करने के बाद यदि उसमें सफलता मिलती है तो हम उससे प्रभावित होते हैं, फिर उस कार्य को करते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने देखिए इसको 3 भागों में बांटकर इसका जो नियम बताया था। ठीक है, और इस सिद्धांत की देखिए सबसे प्रमुख जो मजबूती है, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है क्या है, यह सिद्धांत सरल और प्रायोगिक अधिगम में उपयोग किया जा सकता है। इसके माध्यम से देखा जाता है कि बच्चे किस प्रकार से प्रयास और त्रुटि के आधार पर चीजों को सीखते हैं। छोटे क्लास के बच्चों के लिए देखिए यह सिद्धांत बहुत ही उपयोगी होता है। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चों को कोई चीज सिखाने के लिए उन्हें बार बार प्रयास कराया जाता है, और उस प्रयास के क्रम में बच्चे कभी कभी गलतियां भी करते हैं, त्रुटियां भी करते हैं, और उन्हीं त्रुटियों को धीरे धीरे वो कम करते करते लास्ट में एक ऐसी सिचुएशन आती है वो त्रुटियां करना बंद कर देते हैं और उस चीज को सीख जाते हैं। जैसे देखिए बच्चों को जब वर्णमाला सिखाई जाती है, ABCD सिखाई जाती है, अंकों का ज्ञान कराया जाता है, तो इस प्रकार से बच्चे त्रुटियां करते हैं। उसी प्रकार उनको जब विभिन्न प्रकार के आलेख सुलेख लिखवाए जाते हैं तो उसमें भी बच्चे गलतियां करते हैं, त्रुटियां करते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे उस चीज उनकी इंप्रूव हो जाती है और उसमें वो पारंगत हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से थॉर्नडाइक का सिद्धांत देखिए महत्वपूर्ण है। इसमें बस ये ध्यान देना है कि इसमें प्रयास और त्रुटि के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है। इसमें जो स्टिमुलस होता है, उद्दीपक होता है, उसके प्रति जो अनुबंधन होता है और उन्हीं के बीच में क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है, जिसके वजह से बच्चा किसी कार्य को सीखता है। अब देखिए जो दूसरी थ्योरी है वो पावलोव की है। ठीक है, पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत यानी पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग। इस सिद्धांत में देखिए उन्होंने बताया है कि बच्चों के अंदर जो अधिगम होता है वो अनुबंधन के द्वारा होता है, यानी कंडीशनिंग के द्वारा। इसमें देखिए उन्होंने केंद्र बिंदु किस चीज को बताया है, देखिए उन्होंने बताया है कि एक तटस्थ उत्तेजना के माध्यम से बच्चे अनैच्छिक प्रतिक्रिया करते हैं और उन्हीं को जब एक साथ जोड़ दिया जाता है तो बच्चे उस चीज को अपने व्यवहार में लाते हैं और धीरे धीरे वो उस चीज को सीख जाते हैं। उन्होंने देखिए अपना यह प्रयोग है कुत्तों पर किया था, जिसमें घंटी बजने और भोजन के बीच संबंध स्थापित करके उन्होंने इस चीज को प्रमाणित किया था। उन्होंने इसमें दिखाया कि कभी कभी कुछ ऐसे भी उद्दीपक होते हैं जिनकी उपस्थिति पर बच्चा उसी प्रकार का व्यवहार करता है जैसे किसी वास्तविक उद्दीपक के उपस्थिति पर करता है। देखिए इसमें दिखाया उन्होंने कि 2 मुख्य तत्वों को उन्होंने प्रदर्शित किया है। उसमें उन्होंने बताया अनुबंधित उत्तेजना या कंडीशन स्टिमुलस और दूसरा अनुबंधित प्रतिक्रिया या कंडीशन रिस्पॉन्स। यानी उन्होंने कहा है कि अनुबंधित स्टिमुलस के द्वारा बच्चा अनुबंधित प्रतिक्रिया करता है। देखिए इस सिद्धांत में इन्होंने बताया कि स्वाभाविक उद्दीपक के द्वारा
जो बच्चे होते हैं वो स्वाभाविक अनुक्रिया करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अस्वाभाविक उद्दीपक के द्वारा भी बच्चे स्वाभाविक अनुक्रिया करते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप देख लीजिए, इन्होंने प्रयोग किया था कि जब कुत्ते के सामने भोजन रखा गया तो देखिए भोजन को देखते ही उसके मुंह में लार टपकने लगी, लेकिन उन्होंने फिर क्या किया कि भोजन देने से पहले एक घंटी बजाई और घंटी बजने की जस्ट कुछ देर के बाद भोजन आता था और कुत्ता खा लेता था। अब इसका इन्होंने प्रयोग ऐसे किया बार बार कि भोजन से पहले घंटी बजाई जाती थी और घंटी बजने के बाद भोजन आता था। कुछ समय के बाद इन्होंने देखा कि जो कुत्ता था उसके मुंह से लार केवल घंटी बजने से ही टपकने लगी, भोजन नहीं भी आया तब भी। तो इसी के आधार पर इन्होंने बताया कि कुछ ऐसे स्टिमुलस होते हैं, कुछ ऐसे उद्दीपक होते हैं जिसके द्वारा किसी बच्चे में स्वाभाविक क्रिया कराई जा सकती। जैसे देखिए, जब हम किसी बच्चे से कोई कार्य करवाना होता है तो देखिए उसके द्वारा अगर कुछ लिखा जा रहा है, कुछ बताया जा रहा है तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं। तो प्रशंसा उसके लिए क्या हो गया? उद्दीपक हो गया। तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार जब आप उसकी प्रशंसा करेंगे तो एक बार ऐसा समय आएगा कि वह बच्चा बिना प्रशंसा के भी उस कार्य को करके आए। क्यों? क्योंकि उसको लगेगा कि मेरी प्रशंसा हर बार होती है तो इस बार भी होगी। तो ऐसा होता है। उसी प्रकार से देखिए, जब छोटे बच्चे जो होते हैं उनको देखिए जब रोने लगते हैं, भूख लगती है, तो गार्जियन देखिए कभी कभी क्या करते हैं कि उनको वो जिस बर्तन से दूध पिलाया जाता है, चम्मच या कटोरी में, तो देखिए वो चम्मच जब कटोरी से बजाते हैं आवाज होती है तो बच्चे को लगता है कि दूध आ रहा है और उसको दूध मिल जाता है तो वो खुश है। तो जब बार बार वो यही देखता है कि जब चम्मच कटोरी की आवाज आती है तो मुझे दूध मिलता है, तो एक समय कभी ऐसा भी हो सकता है कि जब दूध ना हो तो बच्चे को कुछ देर के लिए शांत रखने के लिए चम्मच कटोरी बजाई जाएगी तो वो रोना बंद कर देगा, उसको लगेगा कि मुझे दूध मिलने वाला। तो इसी प्रकार से इन्होंने इस सिद्धांत को प्रयोग करके बताया था। इस सिद्धांत का प्रयोग देखिए गलत कार्यों, गलत आदतों को छुड़ाने के लिए किया जाता है। जैसे किसी बच्चे ने कोई गलत कार्य किया तो उसको उसके लिए डांट दिया जाए, एक बार दंड दे देंगे, एक बार दो बार दंड दे देंगे तो बाद में उस बच्चे को दंड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बच्चा ऑटोमेटिक उस कार्य को करना बंद कर देगा। तो इस प्रकार से देखिए यह सिद्धांत जो है आदतों के निर्माण में और भावनात्मक प्रतिक्रिया विकसित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब देखिए अगला जो सिद्धांत है वो है स्किनर का परिचालन अनुबंधन सिद्धांत, जिसको देखिए स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। देखिए इसका जो सबसे प्रमुख विचार है उसमें स्किनर ने अधिगम प्रबलन को महत्व दिया था, यानी रेनफोर्समेंट। इसी को हम लोग देखिए पुनर्बलन के भी नाम से जाना जाता है। इसमें इन्होंने बताया कि किसी बच्चे को अधिगम कराना है तो उसको पुनर्बलन दे दे के उसके अधिगम को और भी बेहतर बनाया जा सकता है। देखिए उन्होंने जो अपने सिद्धांत में प्रमुख केंद्र बिंदु रखा प्रतिक्रिया और परिणाम के बीच संबंध, यानी प्रतिक्रिया और परिणाम के बीच जो संबंध बेहतर होता है उसके बीच में पुनर्बलन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इन पुनर्बलनों के माध्यम से जो बच्चे हैं उनको बेहतर तरीके से अधिगम कराया जा सकता है। इसमें देखिए इन्होंने जो प्रयोग किया, अपने प्रयोग में उन्होंने चूहों और कबूतरों पर एक बॉक्स के माध्यम से प्रयोग किया और उसमें उन्होंने देखा कि बार बार जब पुनर्बलन का उपयोग किया गया तो उसके कार्य करने की जो गति थी वो बेहतर हो गई और वह उस चीज को करना अच्छे तरीके से सीख गया। अब देखिए इसमें इन्होंने प्रबलन या पुनर्बलन के दो प्रकारों का उपयोग किया। एक प्रबलन था देखिए सकारात्मक या पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, दूसरा था नकारात्मक प्रबलन या नेगेटिव रेनफोर्समेंट। इसमें देखिए जो सकारात्मक प्रबलन होता है उसमें किसी भी प्रकार का प्रशंसा किया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है, किसी भी प्रकार का गिफ्ट दिया जाता है, और जो नेगेटिव पुनर्बलन होता है जिसमें इस अवांछित वस्तु को हटा लिया जाता है, यानी जो ऐसी चीजें हैं किसी की वजह से बच्चे के कार्य करने में समस्या हो रही है तो उस चीज को हटा लिया जाए। या फिर देखिए जब कोई बच्चा कोई गलत कार्य कर रहा है तो उसको उस चीज के लिए नकारात्मक पुनर्बलन के माध्यम से उस कार्य को करने से मना किया जाता है। यदि मान लीजिए क्लास में कोई बच्चा बहुत डिस्टर्ब कर रहा है तो उसको आप एक बार डांट देंगे तो डांटने से वो बच्चा दोबारा उस कार्य को नहीं करेगा।
देखिए इस प्रकार का जो देखिए पुनर्बलन देखिए इसमें किया जाता है दंड के रूप में। देखिए दंड के रूप में अवांछित व्यवहार को रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस सिद्धांत की देखिए सबसे ज्यादा उपयोगिता क्या है? कक्षा प्रबंधन और व्यवहार में सुधार। देखिए कक्षा में जब बच्चे शोरगुल कर रहे होते हैं, कक्षा में बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते हैं, तो आपको इस प्रकार के पुनर्बलनों का उपयोग करना होता है। यदि बच्चे सकारात्मक कार्य कर रहे हैं तो आपको उनकी प्रशंसा करनी होगी, उनको किसी भी प्रकार का गिफ्ट देना पड़ेगा, पुरस्कार देना पड़ेगा। यदि बच्चे शरारत कर रहे हैं तो उनके ऊपर नकारात्मक पुनर्बलन का उपयोग करना पड़ेगा, जिससे आप कक्षा को व्यवस्थित तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सिद्धांत देखिए किस प्रकार से कक्षा में बच्चों के व्यवहार में उपयोगी है। अगला जो सिद्धांत है देखिए वो है कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत, यानी इसको इनसाइट थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है या सूझ का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत का देखिए सबसे प्रमुख विचार था जो अंतर्दृष्टि या सूझ, यानी इन्होंने बताया कि बच्चों में जो अधिगम होता है ये वो त्रुटि और प्रयास के माध्यम से या पुनर्बलन के माध्यम से या स्टिमुलस के प्रति अनुक्रिया करने के द्वारा ही नहीं होता है। उनके अंदर कुछ थोड़ी बहुत सूझ होनी चाहिए, इनसाइट होनी चाहिए, जिसके वजह से उनके बीच में अध्ययन या अधिगम होगा। देखिए इन्होंने अपने केंद्र बिंदु में एक समस्या समाधान को अचानक समझ में आने की बात को बताया, यानी कहा कि जब बच्चे के पास किसी प्रकार की कोई सिचुएशंस रहेगी और उस सिचुएशन में उसके पास अचानक इंसाइट या सूझ आएगी और उस सूझ का उपयोग करके उस अपनी समस्या को हल कर लेगा और उसी तरीके से उस चीज को हल करना सीख जाएगा। देखिए इन्होंने अपने प्रयोग में देखिए एक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। उन्होंने एक चिंपैंजी को पिंजरे में बंद कर दिया और वहां पर कुछ केले के जो पीस थे उसको लटका दिए और फिर उस जो पिंजरे में देखिए कुछ बॉक्स वगैरह रखे हुए थे और उस चिंपैंजी ने उस बॉक्स का उपयोग करके उस पे चढ़ के उसको पा लिया। लेकिन शुरू में उसको पाने का उसने प्रयास किया, बिना बॉक्स का उपयोग किए तो उस चीजों को नहीं पाया। तो यहीं पर उन्होंने दिखाया कि उसने अपनी सूझ का उपयोग किया और उन बक्से को एक दूसरे के ऊपर रख के जोड़ लिया और उस पर चढ़ के उस चीज को प्राप्त कर लिया। तो देखिए इसमें उन्होंने बताया था कि किसी भी कार्य करने के लिए या किसी समस्या को हल करने के लिए हमें अपनी आंतरिक सोच या सूझ का उपयोग करना पड़ता है और जिसके मदद से हम अपना कार्य कर लेते हैं और हम बेहतर तरीके से सीख जाते हैं। तो उसी प्रकार से देखिए बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जीवन जिसमें केवल प्रयास एवं त्रुटि के माध्यम से आप नहीं कर पाते, उसमें थोड़ा बहुत अपना बुद्धि लगाना पड़ता है, सूझ लगाना पड़ता है, तब जाके आप उस समस्या से हल पा सकते हैं। इसमें देखिए इस सिद्धांत की विशेषता क्या है कि इन्होंने बताया कि समग्र रूप से समस्या को पहले समझा जाए, यानी आपके पास कोई सिचुएशन दे दी गई है तो आप उसको पहले समझिए कि कौन सा कार्य करने से मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा, तब उसके अनुसार कार्य करेंगे तो आप उस चीज को कर लेंगे। उसके बाद इन्होंने कहा कि यह सिद्धांत प्रयास और त्रुटि के बजाय मानसिक प्रक्रिया पर आधारित है, यानी इन्होंने कहा कि केवल निरर्थक प्रयास करने से और उससे गलतियां करने से आप किसी चीज को नहीं सीख पाएंगे, बल्कि उसमें थोड़ा बहुत अपनी सूझ का इस्तेमाल करना। देखिए इस सिद्धांत की उपयोगिता क्या है? रचनात्मक और संज्ञानात्मक अधिगम, यानी कंस्ट्रक्टिव और कॉग्निटिव अधिगम जब होगा तो उसमें इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आप देखिए इन सिद्धांतों की शॉर्टकट में तुलना देख लेते हैं, यानी इन चारों सिद्धांतों को किस प्रकार से एक दूसरे से तुलना करके देखा जा सकता है। देखिए इधर एक तरफ देखिए सिद्धांतकार है, थॉर्नडाइक हैं, इनके देखिए प्रकार, प्रक्रिया, केंद्र बिंदु, प्रमुख तत्व और उदाहरणों के माध्यम से इनकी तुलना एक एक करके की जाती है। देखिए थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया था वो देखिए प्रयास और त्रुटि के आधार पर है। इसमें जो प्रक्रिया है वो अनुबंधन है, कंडीशनिंग है। इसका केंद्र बिंदु देखिए अभ्यास के और परिणाम के द्वारा है। इसको देखिए प्रमुख तत्व इसमें देखिए प्रभाव का नियम है, यदि प्रभाव सकारात्मक होगा तो बच्चा उस कार्य को बार बार करेगा, प्रभाव अगर नकारात्मक होगा तो उस कार्य को करना बंद कर देगा। देखिए अगर कोई प्रयास कोई करता है उसको सफलता मिलती है तब वो कार्य करता है, लेकिन बार बार प्रयास करने पे उसको हमेशा अगर सफलता नहीं मिलेगी तो उस कार्य को वो नहीं करेगा। देखिए इसमें इन्होंने प्रयोग किया था बिल्ली का पिंजरा प्रयोग। पावलोव का देखिए, पावलोव का सिद्धांत जो है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। इसमें उन्होंने स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के उपयोग किया। इसमें देखिए अनकंडीशनल और कंडीशनल स्टिमुलस का उपयोग किया गया।
और जो प्रतिक्रिया हुई इसमें अनकंडीशनल हुई। उसी प्रकार देखिए इन्होंने यह जो प्रयोग किया था कुत्ते के ऊपर घंटी का प्रयोग किया था। स्क्विनर जो उन्होंने परिचालन अनुबंधन यानी जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया। इन्होंने देखिए प्रबलन और दंड का उपयोग किया। इन्होंने व्यवहार पर नियंत्रण किया कि कैसे प्रबलन और दंड के द्वारा बच्चों के व्यवहार पर नियंत्रण किया जा सकता है। इन्होंने देखिए सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन का उपयोग किया। इन्होंने चूहा के ऊपर और कबूतर के ऊपर अपना यह प्रयोग किया। कोहलर का जो सिद्धांत देखिए अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। यह सिद्धांत जो कि मानसिक समझ पर आधारित है। यह सिद्धांत देखिए समस्या का समाधान करने में उपयोग किया जाता है। इसमें देखिए सूझ का उपयोग होता है और इन्होंने अपना यह सिद्धांत चिंपैंजी के ऊपर प्रयोग किया। तो इस चीज को हम लोगों ने देखिए शॉर्टकट में देख लिया। इन सारी चीजों को आपको याद रखना होगा। यानी यह सिद्धांत देखिए बच्चों को किसी कार्य को शुरू में प्रयास के द्वारा सिखाना होगा तो इस सिद्धांत का उपयोग होगा। किसी बच्चे को उत्तेजना या स्टिमुलस और उसके रिस्पांस के आधार पर किसी चीज को सिखाना होगा तो पावलोव का सिद्धांत, यानी किसी ऐसे स्टिमुलस के द्वारा किसी चीज को सिखाना है बच्चे को उद्दीपक के द्वारा जो उसको बार बार देना ना पड़े, यानी गलत आदतों को छुड़ाने के लिए। उसी प्रकार से देखिए बच्चों के व्यवहार में दंड और पुनर्बलन के द्वारा कैसे बदलाव लाया जाएगा तब यह किया जाएगा। और बच्चों के सामने विभिन्न प्रकार की समस्याओं को जब उपस्थित किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा तो बच्चा कैसे अपने बुद्धि और सोच का उपयोग करके इन समस्याओं का हल ढूंढेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके जो अंतर है उसको सारांश रूप में हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए इन चारों लोगों के सिद्धांतों का निष्कर्ष निकल के क्या आता है कि थॉर्नडाइक और स्किनर जो है व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करते हैं, पावलोव शारीरिक और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देते हैं, कोहलर संज्ञानात्मक प्रक्रिया को प्राथमिकता देते हैं। तो इस प्रकार देखिए इन सिद्धांतों का उपयोग शिक्षण में, मनोविज्ञान में और व्यवहार के प्रबंधन में किया जाता है। तो ये जो सिद्धांत थे ये महत्वपूर्ण थे और इनको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस इनकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको आपको पता रहना चाहिए। मान लीजिए एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन आया तो आप उसका उपयोग करके इसको क्वेश्चन को हल कर सकते। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। आगे की क्लास में और भी बहुत कुछ चीजें बची हुई हैं जिसको मैं आप लोगों को करवाऊंगा और इस एग्जाम से पहले इन सारी चीजों को मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये क्लास पसंद आई होगी। आप लोगों ने इतने देर तक मेरे साथ अपने आप को बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।